नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का तहे दिल और खुली बाहों के साथ उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। तहे दिल, खुली बाहों और चेहरे पे मुस्कान लिए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। माफी चाहता हूं कि संडे को क्लास रखी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा जितना टाइम फ्री हो पा रहा हूं सिलेबस कर लेते हैं अपन, क्योंकि टाइम बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पाता है। अपन बात कर रहे थे पिछली क्लास में 1857 की क्रांति की, और मैंने आपको क्रांति का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। मैंने आपको बताया था कि क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पैमस्टन, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। मैंने कहा था राजस्थान के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मैंने कहा था क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और रोटी। मैंने आपको कहा था कि क्रांति की तय तिथि 31 मई 1857, क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 और नसीराबाद छावनी से। जब भी भारत में कहे तो 10 मई 1857 मेरठ छावनी से। मैंने आपको राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां बताई थी: नसीराबाद, नीमच, देवली, एरीनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा, जिसमें ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी। नसीराबाद की स्थापना 1818 में डेविड ऑक्टरलोनी ने की थी। मैंने आपको कहा था कि देवली छावनी 1838 में गठित कोटा कंटेंजेंट का मुख्यालय था। मैंने आपको कहा था एरीनपुरा छावनी 1835 में गठित हुई जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था। इसके संस्थापक थे मेजर डाउनिंग। मैंने आपको ब्यावर का बताया था कि 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय ब्यावर था। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था मेजर डिक्सन। मैंने खेरवाड़ा में बताया था कि 1837 में आउटडम ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके बेसिस पर 1841 में मेवाड़ भीलकोप का गठन किया गया था और उसका मुख्यालय था खेरवाड़ा। फिर हमने नसीराबाद का विद्रोह पढ़ा था, तो मैंने कहा था 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति कर दी थी, और उन लोगों ने यहाँ पर कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पॉटिसवुड की हत्या कर दी थी। लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे। कर्नल पेनी की ब्यावर जाते समय हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। देन हम आगे बढ़े तो हमने कहा कि 30 मई को 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ गई थी। कैप्टन हिथकोट इनका पीछा करता है लेकिन असफल हो जाता है। मेजर पिचार्ड की किताब बताई थी आपको, म्यूटनिंग इन राजपुताना। फिर मैंने आपको नीमच का विद्रोह बताया था, तो मैंने कहा था 2 जून को कर्नल एबोट भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ दिलाता, लेकिन मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया था। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई थी और इन्होंने एक सार्जेंट और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। मैंने कहा था क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इनका स्वागत किया था। निम्बाड़ा में इनका जन स्वागत हुआ। 5 जून को देवली पहुंचे थे। देवली छावनी की मध्यपुर टुकड़ी इनके साथ जुड़ गई थी। वहां पर जाजपुर के 400 मीणाओं को भर्ती किया गया था। नाम मीणा बटालियन रखा था। 1921 में उसका नाम मीणा कॉप्स कर दिया गया था। देन और हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा था कि यहाँ के 40 अंग्रेज परिवारों ने डूंगला में रूगाराम जी के यहाँ शरण ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट CL सोवर्स बक्सिंग बेदला और अर्जुन सिंह सहीवाल के साथ नीमच आया था। इन 40 अंग्रेज परिवारों को उदयपुर भेज दिया था। वहां पर मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर के महलों में शरण दे दी थी। मैंने आपको कहा था स्वरूप सिंह ने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था और सोवर्स ने नीमच को विद्रोह मुक्त करवाया था। 4 छावनियों का विद्रोह पढ़ना था: नसीराबाद, नीमच, देवली और एरीनपुरा, जिसमें से हम नसीराबाद पढ़ चुके, नीमच पढ़ चुके, देवली पढ़ चुके। बचा क्या? तो एरीनपुरा। बात करते हैं एरीनपुरा के विद्रोह की। देखो, एरीनपुरा छावनी माउंट आबू के बहुत पास थी और अंग्रेजों का हेडक्वार्टर इस समय माउंट आबू था। तो एरीनपुरा छावनी के कुछ सैनिकों को एजीजी की सुरक्षा के लिए माउंट आबू भेज रखा था, और वहां पर बात चली कि यार सबने ही क्रांति कर दी, अपन क्रांति नहीं करेंगे क्या? तो 21 अगस्त को आबू में 90 पूर्बिया सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। पूर्बिया सैनिक यानी जो सैनिक यूपी के और बिहार की तरफ के होते थे, हम उन्हें पूर्बिया सैनिक कहते थे। उनका प्लान तो था कि एजीजी के घर पे हमला करेंगे, लेकिन उस दिन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस घर पे थे नहीं, तो उन्होंने सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल के बंगले में आग लगा दी थी, और जिसमें एजीजी का बेटा अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया था। कितनी तारीख को? 21 तारीख को। बात करते हैं 21 अगस्त 1857 को एरीनपुरा छावनी के 90 पूर्बिया सैनिकों ने 90 पूर्बिया सैनिकों ने आबू में सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट
जेडी होल के बंगले पर आग लगा दी और उसमें एजीजी का बेटा था अलेक्जेंडर लॉरेंस जो घायल हो गया था। इसमें एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया। अब जब अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया तब हम आगे की बात करते हैं कि आबू में क्रांति सबसे बड़ी हो सकती थी क्योंकि ये एजीजी का हेडक्वार्टर था, लेकिन इनसे हुई क्रांति सबसे छोटी। एक भी मरा नहीं और कुछ भी मामला इधर ठीक नहीं हुआ। अब क्या करें? तो अब भाई एजीजी के बेटे को जब घायल कर दिया है तो अब यहां पर जब एजीजी आएगा तो एजीजी कोई अपने को भारत रत्न तो देगा नहीं। एजीजी स्पष्ट बात है कि अपने को सजा देगा। तो ये सैनिक यहां से अपने एरिनपुरा चले गए। तो 23 अगस्त को सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। कहां पहुंचे? एरिनपुरा पहुंचे। वहां गए, अपने बाकी साथियों को बताया कि भाई हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं, जेडी होल के बंगले में आग लगा दी है और अलेक्जेंडर लॉरेंस है जो जल गया है, घायल है। तो उन्होंने कहा यार अब तो वो पीछा करने आएंगे। तो इनके बाकी साथी भी इनके साथ मिल गए और ये यहां से दिल्ली की तरफ चले गए। तथा एरिनपुरा छावनी के सैनिक दिल्ली की तरफ चले गए और इन्होंने रास्ते में एक नारा दिया था कि मारो फिरंगी दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया? मारो फिरंगी दिल्ली चलो। एरिनपुरा के सैनिकों ने मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा दिया। लेकिन जब भी इस नारे को व्यक्तिगत तौर पे पूछ लिया जाए, इंडिविजुअलिटी पे पूछा जाए, तो शिवनाथ सिंह आसोप ने दिया था। छावनी का पूछे तो एरिनपुरा, व्यक्तिगत तौर पर पूछे तो शिवनाथ सिंह आसोप का दिया गया नारा है मारो फिरंगी दिल्ली चलो। फिर आगे बात करता हूं एरिनपुरा छावनी के कुछ मुख्य नेता। मुख्य नेता कह दो या मुख्य क्रांतिकारी कह दो। तो नाम था तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां, और अब्बास अली। कौन कौन? तिलक राम, शीतल प्रसाद, मोती खां और अब्बास अली। ये लोग यहां पर क्या थे? नेता थे। फिर आगे बात करूं तो ये जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इनकी मुलाकात कुशाल सिंह चंपावत के साथ हो गई। कुशाल सिंह चंपावत मारवाड़ में एक ठिकाना था अहुआ, वहां के सामंत थे और उनकी अपने राजा जोधपुर के तख्त सिंह के साथ बन नहीं रही थी। तख्त सिंह और कुशाल सिंह चंपावत के आपस में नहीं बन रही है, युद्ध होने की संभावनाएं हैं और ऐसे में कुशाल सिंह चंपावत को किसी मजबूत शक्ति की आवश्यकता है और उनके लिए एरिनपुरा छावनी के ट्रेंड सोल्जर से अच्छे सैनिक कौन हो सकते हैं जो राजा के खिलाफ युद्ध में मदद करें। और कुशाल सिंह चंपावत ने इनसे बातचीत की और ये सैनिक कुशाल सिंह चंपावत के साथ जुड़ गए। तो ध्यान रखना
रास्ते में इनकी मुलाकात औवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से हुई। कुशाल सिंह चंपावत से हुई तथा यह उनके साथ जुड़ गए। अब कुशाल सिंह चंपावत की तो ऑलरेडी जोधपुर के राजा तख्त सिंह के साथ बन नहीं रही है, ऊपर से एरीनपुरा छावनी के सैनिक भी इनके साथ आ गए। तो तख्त सिंह ने अंग्रेजों को लेटर लिखा, बोले साहब मेरी तो कुशाल सिंह चंपावत के साथ वैसे भी लड़ाई होनी है क्योंकि हमारी तो आपस में बनती नहीं है, लेकिन आपके दुश्मन भी वहां हैं, तो क्यों ना आप भी सेना भेज दो, मैं भी सेना भेज देता हूं और दोनों मिलकर इनको हरा देंगे। तो अंग्रेजों ने अपनी सेना भेजी और इधर से जोधपुर के राजा ने अपनी सेना भेजी और इन लोगों का पहला युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं बिठोड़ा का युद्ध। आठ सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था और बिठोड़ा पाली में जगह पड़ती है। हाँ बेटा, चलो दिल्ली कहो या चलो दिल्ली मारो फिरंगी कहो या मारो फिरंगी दिल्ली चलो, बात एक ही है ना। वो अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग किताबों में लिखा होता है, एक ही बात है, अंग्रेजों को मार दो और दिल्ली चल जाओ, सेंटेंस अपने अपने हिसाब से लिख लेते हैं। बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा जगह पाली में पड़ती है। 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की तरफ से एक आदमी आए थे जिनका नाम था कैप्टन हिथकोट। अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? कैप्टन हिथकोट। अब साथ में जोधपुर की सेना लेकर आया था कुशलराज सिंघवी। कौन आया था? कुशलराज सिंघवी। और सामने लड़े कुशाल सिंह चंपावत और एरीनपुरा छावनी के सैनिक। कुशाल सिंह चंपावत और साथ में थे इनके एरीनपुरा छावनी वाले सैनिक। और इसमें कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। कुशाल सिंह चंपावत जीत गए थे। अब इस युद्ध के अंदर जोधपुर का एक किलेदार था ओनाड़ सिंह पंवार, वो मारा गया था। ध्यान रखना, कौन मारा गया था? जोधपुर का किलेदार ओनाड़ सिंह पंवार मारा गया। किलेदार का मतलब होता है वह व्यक्ति जो किला संभालता है, उसे किलेदार कहा जाता है। जिसके ऊपर किले के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है उसको क्या कहते हैं? किलेदार। ओनाड़ सिंह पंवार लड़ने आया था और इस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। हार गए सब, अंग्रेज और जोधपुर की दोनों सेनाओं को हरा दिया कुशाल सिंह चंपावत ने, अपने आप में बड़ी बात। उधर से एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा साहब मेरे बेटे को जलाया, मैं बदला लूंगा। तो एक युद्ध और हुआ जिसका नाम है चेलावास का युद्ध। क्या नाम है? चेलावास का युद्ध। कितनी तारीख को? तो 18 सितंबर 1857। कौन कौन? तो मैं कहूं कि एक राजस्थान का एजीजी आया था जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन है? राजस्थान का एजीजी। साथ में मैकमेशन। कौन है? जोधपुर का या मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। और सामने कौन लड़ा?
तो कुशाल सिंह चांपावत और वही एरिनपुरा छावनी के सैनिक। एक तरफ दो अंग्रेज है, एक तरफ एक भारतीय है, तो हम इसे काले गोरों का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? काले गोरों का युद्ध। अंग्रेज गोरे हो गए, हम भारतीय काले हो गए, तो हम इसे क्या कहते हैं? काले गोरों का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह चांपावत की क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। जीत गए वो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने मैकमेशन का सर काट लिया था और औवा के किले के ऊपर टांग दिया था। गीत गाए थे कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे बांकियो, मैकमेशन रो मातो भाड़ ने औवा माते टांकियो, है ना? किसका? मैकमेशन का सर काट दिया था। और कहां टांग दिया था? तो औवा के किले के ऊपर टांग दिया था। लिखते हैं अपन, मैकमेशन तो मारा ही गया था, फिर सर काट दिया था। तो मैकमेशन का सर काटकर, मैकमेशन का सिर काटकर औवा के किले पर टांग दिया। एरिनपुरा छावनी के सैनिक और एक मारवाड़ के छोटे से सामंत कुशाल सिंह चंपावत ने मिलकर अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की सेनाओं को एक एक बार नहीं, दो दो बार हरा दिया था। अंग्रेजों के लिए बहुत विकट परिस्थितियां हो गई थी। और उधर से अफवाहें उड़ रही थी कि एरिनपुरा छावनी के लोगों पर सुगाली माता का आशीर्वाद है। सुगाली माता औवा के ठाकुरों की इष्ट देवी थी, आगे मैं अभी डिटेल से बताऊंगा। बोले साहब सुगाली माता का आशीर्वाद है तो ये कभी हार ही नहीं सकते। अब जो राजस्थान में अंग्रेज थे वो लड़ने आने को तैयार नहीं, बोले हम नहीं लड़ेंगे साहब, वहां तो सुगाली माता के चमत्कार होते हैं। इधर से जोधपुर का राजा तख्त सिंह रोज लेटर लिखता कि यार आओ लड़ने के लिए, चमत्कार कुछ नहीं होता, मेरे सैनिक आगे रह के लड़ लेंगे, तुम चलो तो सही हमारे साथ। लेकिन साहब राजस्थान वालों को तो किसी के जाने की हिम्मत हुई नहीं। तो जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों की हेडक्वार्टर में लेटर लिखने शुरू किए। बॉम्बे से एक अंग्रेजों का सेनापति आया, कर्नल होम्स। कौन आया? कर्नल होम्स। और मामला जनवरी तक पहुंच गया और एक युद्ध हुआ जिसको हम कहते हैं औवा का युद्ध। क्या कहते हैं? औवा का युद्ध। कितनी तारीख को? तो 20 जनवरी 1858 को। अंग्रेज अधिकारी कौन आया? तो अंग्रेज अधिकारी का नाम था बेटा कर्नल होम्स। साथ में जोधपुर की तरफ से एक आदमी आया जिसका नाम था हंसराज जोशी। और सामने लड़े अपने कुशाल सिंह चांपावत और एरिनपुरा छावनी के सैनिक। कौन हो गए? कुशाल सिंह चांपावत। अब सुनो बेटा, कर्नल होम्स ने जैसे युद्ध शुरू हुआ और भयंकर तरीके से एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को पीटना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब क्या करें? तो साहब ऐसे में कुशाल सिंह चांपावत युद्ध का मैदान छोड़कर मेवाड़ से मदद लाने के लिए चले गए कि मैं वहां से सेना की मदद लेके आऊंगा और हम युद्ध को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो जब कुशाल सिंह चांपावत वहां से निकल गए तो कुशाल सिंह चांपावत ने युद्ध की जिम्मेदारी अपने भाई को दे दी थी और इनके भाई का नाम था बेटा पृथ्वी सिंह लांबिया। क्या नाम था? पृथ्वी सिंह लांबिया। तो इस युद्ध में कुशाल सिंह चांपावत जब निकल गए थे तब कौन लड़ा था? तो ध्यान रखना बेटा, पृथ्वी सिंह लांबिया लड़ा था। लांबिया जैतारण के पास एक जगह है और ये लांबिया के सामंत थे और ये कुशाल सिंह चांपावत के भाई थे। और साहब इस युद्ध में कर्नल होम्स जीत गया था। पृथ्वी सिंह लांबिया और कुशाल सिंह चांपावत की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। अंग्रेजों को जीतने के लिए 3 युद्ध लग गए थे और तीसरे युद्ध में जाकर कर्नल होम्स जीत जाता है।
तो इसमें इनकी हार हो गई, कर्नल होम्स जीत गया था और कर्नल होम्स ने 24 जनवरी को औवा पर अधिकार कर लिया था। किसने? कर्नल होम्स ने 24 जनवरी को औवा पर अधिकार कर लिया। औवा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। फिर अगली बात करें तो कुशाल सिंह चंपावत यहां से निकले और मेवाड़ चले गए। फिर इधर जब युद्ध हार गए तो वापस आने का तो कोई मतलब नहीं था, तो मेवाड़ के एक ठिकाना था सलुम्बर, वहां के सामंत थे केसरी सिंह, और एक ठिकाना था कोठरिया जहां के सामंत थे जोध सिंह, उनके पास शरण ली थी। ये जो सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह है, कोठरिया के सामंत जोध सिंह है ना, इन्होंने खूब लोगों को शरण दी थी। इन्होंने औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी, इन्होंने भीमजी चारण को शरण दी थी, इन्होंने नाना साहब को शरण दी थी, इन्होंने तात्या टोपे को शरण दी थी। अभी रीट वाले प्री वाले पेपरों में सवाल भी था कि पेशवा नाना साहब को शरण किसने दी थी, और ऑप्शन में कोठरिया के सामंत जोध सिंह थे, है ना। ये वही है। बात करते हैं कुशाल सिंह ने सलुम्बर के सामंत केसरी सिंह तथा कोठारिया के सामंत जोध सिंह के पास शरण ले। क्या ले ली थी? शरण ले ली थी। फिर मैं बात करूं आपसे तो मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर कुछ दिन रुके थे, फिर इनको लगा यार कब तक यूं छिपते छुपाते अंग्रेजों से भागेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, एक आधी बार सामना करके देखते हैं, क्या करेंगे, कोई मारेंगे थोड़ी। और नीमच में इन्होंने सरेंडर कर दिया। 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। अब सरेंडर किया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया और अंग्रेजों ने इसको फांसी दे दो। कुशाल सिंह चंपावत को कहा कि भाई आपको फांसी लगाई जाएगी। कुशाल सिंह चंपावत ने कहा साहब फैसला सर्वोपरि है, अगर आप लोग फांसी देना चाहोगे तो मैं तो हंसते हंसते झूल जाऊंगा, लेकिन साहब एक बात बताओ मेरी गलती क्या है? पर गलती कैसे नहीं है, तूने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। पर बोला साहब आज से पहले मैंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्या? आज से पहले मैंने कभी अंग्रेजों को कुछ कहा क्या? मेरी लड़ाई तो जोधपुर के राजा से थी। अंग्रेज जबरदस्ती उसकी तरफ आए तो साहब मैं तो अपना बचाव करने में मारा है, वहां इनसे पग थोड़ी पकड़ूं, फिर तो जान बची लाखों पाए, मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। अंग्रेजों का अच्छा, पर आपने एरीनपुरा छावनी के सैनिकों की मदद भी तो की। बोले साहब ये दोगलापन नहीं है। जो सैनिक भारत में बहादुर शाह की कनपट्टी पे बंदूक रख के ये कह सकते हैं कि बहादुर शाह मेरी हेल्प कर, उन सैनिकों की मैंने हेल्प क्यों की होगी? उन्होंने मुझे कहा था कि हेल्प कर नहीं तो मार देंगे। सब साडा कुत्ता कुत्ता और तोड़ा कुत्ता टोमी वाली फीलिंग तो मत रखो। विद्रोही तो हमारे सबके ही विद्रोही थे, उन्होंने मेरे से जबरदस्ती मदद ली। इंटेलिजेंट आदमी था साहब, अंग्रेजों को उनके इकलू में उड़ जाकर रख दिया। मैंने इनसे इंटेलिजेंट आदमी नहीं देखा। अंग्रेजों का अच्छा फिर हम जांच करवाएंगे, बोले करवा। और जांच के लिए टेलर कमीशन का गठन किया गया। जांच के लिए टेलर कमीशन का क्या किया? गठन किया। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था टेलर, और उस टेलर कमीशन का इन्होंने क्या कर दिया था?
गठन कर दिया था। फिर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं कहूं कि जो ये टेलर कमीशन बना था जांच के लिए, इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसने कहा साहब बिल्कुल ठीक कह रहा है वो कि उसका एरीनपुरा छावनी में जब विद्रोह हुआ था तब एरीनपुरा के सैनिकों ने उनसे जबरदस्ती मदद दी। हमें ऐसा मानना ही पड़ेगा, और तो हम क्या ही माने, क्योंकि सैनिकों का तो कोई सबूत है नहीं हमारे पास। और दूसरी बात, अंग्रेजों से दुश्मनी नहीं थी साहब, हमारे वाले जबरदस्ती जोधपुर वालों की तरफ से गए थे और कुशाल सिंह चांपत को रिहा कर दिया साहब, जिसने 2-2 बार अंग्रेजों को पीटा था, जिसने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया था। वो आदमी अंग्रेजों से बिना सजा के छूट के आ गया था और 10 नवंबर 1860 को रिहा हो गए थे। 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह रिहा हो गए। गजब इंटेलिजेंट आदमी लगता है मेरे को। जेल से छूटे और भाई ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, बोले बता किसकी फील्डिंग लानी से तेरा यार जमानत पे आया, कईयों के बेमुकाडड़े से। और उधर से जोधपुर के राजा तख्त सिंह ने आदेश जारी कर दिया, बोले जोधपुर के राजा के साथ तो दुश्मनी है ना, और यह आदमी अगर जोधपुर की सीमाओं में पैर रखता तो इसके टांगड़े काट देना तुम। कुशाल सिंह चांपत ने कहा आर यू श्योर कि तुम मुझे मारोगे? तख्त सिंह ने कहा श्योर क्या, 100% श्योर है। कुशाल सिंह चांपत ने कहा अपन आएंगे ही नहीं जोधपुर, किसको मारोगे? कुशाल सिंह चांपत गए ही नहीं, अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था और 1864 में इनकी उदयपुर में मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह की मृत्यु हुई। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिर मैं बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा मेरे शेरों कि अव्वा में सुगाली माता का मंदिर था। किसका? सुगाली माता का। सुगाली माता का अव्वा के ठाकुरों की आराध्य देवी थी। किनकी? तो ध्यान रखना बेटा, अव्वा के ठाकुरों की आराध्य देवी। इनकी मूर्ति काले संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित थी। किससे बनी हुई थी? काले संगमरमर से बनी हुई थी। मूर्ति के 10 सिर और 54 हाथ थे। कितने? 10 तो सिर थे और 54 क्या थे? मूर्ति के हाथ थे। फिर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि अंग्रेजों ने जब अव्वा पे कब्जा किया तो उस मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले गए थे। अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखवा दिया था अंग्रेजों ने इसे। अजमेर के राजपुताना संग्रहालय में रखवा दिया। आजादी के बाद फिर भारत सरकार ने इस मूर्ति को पाली भेज दिया था और पाली में एक बांगड़ म्यूजियम था, वहां पर रखवा दिया था। आजादी के पश्चात पाली के बांगड़ म्यूजियम में रखवा दिया।
रखवा दिया था। सुनिएगा, एक कवि थे जिनका नाम था गिरवर्धन। उन्होंने कहा साहब अहुआ का जो संघर्ष है वो भारत की आजादी का संघर्ष है। इतनी कटर तरीके से अहुआ वाले लड़े थे, तो ध्यान रखना। कवि गिरवर्धन ने अहुआ के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष कहा। अब आगे बात करूं तो मैं कहूं कि मारवाड़ के राजा तक सिंह से उनके खूब सारे से सामंत नाखुश थे, जैसे कुशाल सिंह चंपावत। उनके अलावा भी खूब सारे थे। कौन कौन थे, क्या क्या थे, तो हम उनकी बात करते हैं। मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत जो उस समय डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर कुशाल सिंह की हेल्प कर रहे थे। मारवाड़ के अन्य विद्रोही सामंत। अंग्रेजों से देखो सामंत खूब नाराज थे। आप चाहे सलुम्बर और कोठरिया के सामंतों को देख लो, आप चाहे कल्चर में डूंग जी जमार जी पढ़े होंगे उनको देख लो, चाहे आप कुशाल सिंह चंपावत को देख लो, और चाहे बाकी भी सामंत थे। क्योंकि अंग्रेज सामंतों के मामलों में खूब सारा सा क्या कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। कौन कौन, तो शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुल्लर, अजीत सिंह आलनियावास, जोध सिंह बागोवा, जगत सिंह तुलगिरी, प्रेम सिंह बांता, चांद सिंह बसवाना। अगली बात समझ में, कौन कौन, तो शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुल्लर, अजीत सिंह आलनियावास, जगत सिंह तुलगिरी, जोत सिंह बागवा, प्रेम सिंह बांता और चांद सिंह बसवाना। अरे टॉस का क्या हुआ, आज तो धोनी का मैच है? तो शिवनाथ सिंह आसोप के बारे में दो बात अपन अलग से कर लेते हैं। अब तो टॉस हो गया होगा ना, 7 बजे ही तो टॉस होता है, 7:30 से तो मैच चालू हो जाता है ना। शिवनाथ सिंह आसोप, मैं शिवनाथ सिंह आसोप की बात करूं तो मैं कहूं कि ये सैनिकों के साथ दिल्ली जा रहे थे और दिल्ली की तरफ जाते समय नारनौल के पास में एक अंग्रेज अधिकारी गेराल्ड था, उन्होंने इसको हरा दिया था और शिवनाथ सिंह आसोप वहां से वापस लौट गए थे। तो ध्यान रखना, दिल्ली जाते समय नारनौल के पास गेराल्ड से हार हुई तथा वापस लौट गए। जब यहां पर आए थे तो जोधपुर के पास एक जगह पड़ती बड़सू, वहां पर 35 दिनों तक लड़ाई लड़ी थी। तो जोधपुर के समीप बड़सू में
35 दिन तक संघर्ष किया। संघर्ष किया था। फिर रियासत ने इनको इनके आसोप की जागीर वापस दे दी थी। ये यहाँ पर शांत हो गए थे। तो ये कुछ छावनियों के विद्रोह थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे जन विद्रोह की, पब्लिक रिवोल्ट की। ये तो सैनिक छावनियों का विद्रोह हो गया कि जनता ने कहां कहां विद्रोह किया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कोटा का जन विद्रोह। किसकी बात करें? कोटा का जन विद्रोह। तो सुनना, कोटा में राजा था राम सिंह सेकंड। पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। विद्रोही थे वकील जयदयाल, मथुरा के रहने वाले थे, कोटा में वकील की नौकरी करते थे। रिशालदार मेहराब खां, करौली का रहने वाला था। विशालदार का मतलब होता है सेनापति। साथ में रतनलाल और जियालाल। यहां पर 14 तारीख को मेजर बर्टन एमपी से वापस आया था और उसने राम सिंह सेकंड को कहा था कि राम सिंह जी, मुझे कहीं से खबर मिली है कि वकील जयदयाल और रिशालदार मेहराब खां गड़बड़ करेंगे, अपन उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन राम सिंह सेकंड ने बात को इग्नोर कर दिया और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। अब यह खबर वकील जयदयाल और रिशालदार मेहराब खां के पास पहुंची और उन्होंने 15 तारीख को सुबह सुबह ही क्रांति कर दी। तो यहां पर विद्रोह कितनी तारीख को हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को यहां पर क्या हो गया था? विद्रोह। फिर मैं बात करूं तो विद्रोह में इन्होंने क्या क्या किया? तो क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन सुबह सुबह बर्टन के घर गए और बर्टन को मार दिया सब। जैसे ही बर्टन को मारा तो बर्टन के 2 बेटे घर से भागकर बाहर आए। एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर। उन दोनों को मार दिया। पास ही में कोटा की डिस्पेंसरी थी तो वहां पर एक डॉक्टर था, डॉक्टर सेल्डन और डॉक्टर क्वांटम, उनको भी मार दिया। डॉक्टर सेल्डन और डॉक्टर क्वांटम, उनको भी मार दिया। और मेजर बर्टन की तो लाश को पूरे कोटा शहर में घुमाया और कहा कि ये तो है अंग्रेजों की स्थिति, और आज के बाद कोटा में किसी भी व्यक्ति ने अंग्रेजों का साथ दिया तो उसकी स्थिति इससे भी खराब हो जाएगी। अब मेजर बर्टन की बॉडी को मेजर बर्टन के घर के बाहर एक पेड़ था और उस पेड़ पे टांग दिया। बोला इसको कोई अंतिम संस्कार नहीं करेगा, अगर इसको किसी ने दफना दिया ना तो उसको हम दफना देंगे। मामला खतरनाक भयंकर हो गया। यहाँ पर राजा थे राम सिंह सेकंड, उन्होंने एक आदमी को भेजा देवीलाल को कि देवीलाल तू जा वकील जयदयाल और रिशालदार मेहराब खां को समझा कि मार दिया तो कोई बात नहीं पर बेचारे का अंतिम संस्कार तो कर दो। देवीलाल आया, उसने कहा यार अंतिम संस्कार करना चाहिए, अपने हिंदू धर्म में तो अंतिम संस्कार नहीं करते, तब तक ऐसा मानते हैं कि आदमी की मोक्ष नहीं होती, और लाश को क्यों लटका के रखा है तुमने। क्रांतिकारियों को गुस्सा आया, राजा के प्रतिनिधि देवीलाल को भी मार दिया। ये सब तो मारे गए थे और क्रांतिकारियों को समझाने आए, क्रांतिकारियों को समझाने आए राजा के प्रतिनिधि
देवीलाल को मार दिया। किसको मार दिया? देवीलाल को भी इन्होंने मार दिया। अब इन्होंने कहा राजा ज्यादा पंचायती नहीं कर रहा है हमारे मामले में, तो इन्होंने कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया। राजा राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया। इंग्लिश में कहते हैं बेटा हाउस अरेस्ट करना, और हिंदी में कहते हैं नजरबंद करना, कि उस व्यक्ति को अपने ही घर में कैद कर देते हैं। जैसे पुलिस जब नजरबंद करती है तो जो व्यक्ति का जो घर होता है उसी में उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और बाहर कुछ कांस्टेबल लगा देते हैं, और वो उनकी परमिशन के बिना बाहर नहीं जाता। उसको कहते हैं हाउस अरेस्ट करना, या हिंदी में कहते हैं नजरबंद करना। नजरबंद कर लिया। अब राजा ने कहा यार इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, मार वार नहीं दे। तो कोटा में वल्लभ संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ है, उस मंदिर का नाम है मथुरेश मंदिर। क्या नाम है? मथुरेश मंदिर। उस मथुरेश मंदिर के महंत थे जिनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। क्या नाम था? कन्हैयालाल गोस्वामी। और उन्होंने उन कन्हैयालाल गोस्वामी से कहा यार गोस्वामी जी आप हमारे और इनके बीच में समझौता करो। तो ध्यान रखना, मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने समझौता करवाया। समझौते में क्या हुआ? तो महंत जी आए और महंत जी ने कहा भाई जयदयाल तुम्हारी क्या क्या शर्तें हैं बताओ। तो जयदयाल ने कहा शर्तें तो कुछ नहीं है, ये एक पेपर है इस पे साइन करा दो बस। अब पेपर को देखा और बाप जी ने कहा यार वकील साहब मजाक कर रहे हो क्या, पेपर तो खाली है यार, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने कहा साहब साइन करा दो, लिख मैं लूंगा। बाप जी ने राजा की तरफ देख के कहा राजा साहब लो साइन करो। राजा साहब ने कहा ऐसे खाली पेपर पे कैसे साइन करूं? वकील जयदयाल ने कहा अभी तो नजरबंदी किया है, अगर साइन नहीं किए ना तो अगली बार कर दूंगा गिरफ्तार। मरता क्या नहीं करता बापड़ा। राजा को लगा मार देंगे, इससे बेहतर तो साइन कर ही देता हूं। राजा ने साइन कर दी। और वकील साहब ने कहा राजा साहब यार आपके मन में चिंता हो रही होगी ना कि मैं इन पे जिस पे साइन कराया है अब इस पे क्या क्या लिखूंगा, तो चिंता मत करो, चलो लो मैं आपके सामने ही लिख देता हूं कि मैं इस पे क्या लिखूंगा। और उन्होंने लिखा पहला पॉइंट कि कोटा का राजा राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन वे उसके दो पुत्र फ्रैंक वे ऑर्थर तथा डॉक्टर सेल्डन वे डॉक्टर क्वांटम के हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। बोला साहब मैं लेता हूं इनके हत्या की जिम्मेदारी, राम सिंह सेकंड। फिर कहा कि मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड आज से कोटा की प्रशासनिक व्यवस्था वकील जयदयाल और रिशालदार मेहराब खां को सौंपता हूं। पॉइंट नंबर 3 कि मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड आज से कोटा के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप ही नहीं करूंगा। यानी कुल मिला के टोटल 9 शर्तें लिखी, और उन 9 शर्तों में कोटा के राजा राम सिंह सेकंड के सारे अधिकार खत्म करवा दिए, और ऊपर से बर्टन के और के हत्या का इल्जाम भी उनके सर डलवा दिया। तो ध्यान रखना, क्रांतिकारियों ने बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी सहित कुल 9 मांगों के मांग पत्र पर राजा से हस्ताक्षर करवाए। अब राजा और फंस गया, तो राजा ने करौली के राजा मदनपाल को कहा कि यार मदनपाल जी आप कोई सपोर्ट करो, मैं तो इनके चंगुल में फंस गया, मुझे यहां से बाहर निकालो। तो मदनपाल जी ने कहा ठीक है साहब। तो करौली के राजा मदनपाल ने इनकी सहायता की। करौली के राजा मदनपाल ने इनकी इसके आप क्या समझोगे, राम सिंह सेकंड की सहायता की। राम सिंह सेकंड की
क्या की थी? सहायता की थी। फिर मैं बात करूं तो मैं कहूं कि एक अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट्स, 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स कोटा पहुंचा। क्या नाम था? रॉबर्ट्स कोटा पहुंचा। 6 महीने बाद एक अंग्रेज अधिकारी यहां पर आता है और उसने आते ही वकील जयदयाल और रिशालदार मेराब खां के ठिकानों पर छापे मारने शुरू किए। जयदयाल और मेराब खां तो गायब हो गए, उन दोनों के भाई मारे गए थे। तो ध्यान रखना, जयदयाल का भाई हरदयाल तथा मेराब खां का भाई करीम खां मारे गए। दोनों को मार दिया। जब दोनों के भाई मरे तो ये दोनों लोग हरकत में आए तो जयदयाल और मेराब खां को भी फांसी दे दी। 8 दिन का संघर्ष चला था। तो 30 मार्च 1858 को कोटा विद्रोह मुक्त हुआ। रॉबर्ट्स ने सबको कंट्रोल कर लिया। जयदयाल और मेराब खां को फांसी दे दी। क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। और 8 दिन के लंबे संघर्ष के बाद रॉबर्ट्स कोटा पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल क्या कर लेता है बेटा? इस्टेब्लिश कर लेता है। अब क्या हुआ, आगे बात करते हैं। तो सुनिएगा मेरी बात। हम बात करेंगे अच्छा, कोटा की राजकीय सेना। किसकी बात करें? कोटा की राजकीय सेना। तो सरकारी सेनाएं थी कोटा रियासत की। नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भवानी पलटन और नारायणी पलटन। भवानी पलटन और नारायणी पलटन। फिर मैं आगे बात करूं तो मैं आपसे कहूं कि जब अंग्रेजों को पता चला इस सारे मामले का तो अंग्रेजों ने कहा यार हमारे इतने अधिकारी कैसे मारे जा सकते हैं, आप लोग वहां पर क्या कर रहे थे? तो अंग्रेजों ने कहा इस मामले की जांच कराओ। जांच कराई तो पता चला यार राम सिंह सेकंड अगर 14 तारीख को इनको गिरफ्तार कर लेता तो कोटा में इतने पंगे होते ही नहीं। राम सिंह सेकंड दोषी है। तो जैसे मिडाइवल में हमने मनसबदारी व्यवस्था पढ़ी थी, वैसे मॉडर्न में तोपों की सलामी होती है। क्या होती थी? तोपों की सलामी। कि जिसके तोपों की सलामी जितनी ज्यादा वो अंग्रेजों के उतना खास। तो कहा साहब इनके तोपों की सलामी कम करो राम सिंह सेकंड की। तो ध्यान रखना, अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड के तोपों की सलामी 15 से 11 कर दी। बोले यार आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। और करौली के राजा मदनपाल के तोपों की सलामी, किसके? मदनपाल के तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी। बोले यार आपने बढ़िया काम किया, इसको बचाया कम से कम वहां से। तो इनकी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 17 कर दी थी। फिर आगे बात करता हूं। कोटा का हो गया। अब हम बात करेंगे टोंक का जन विद्रोह। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। तो देखो मुस्लिम रियासत में राजा को नवाब कहा जाता है। तो यहां पर नवाब थे जिनका नाम था बेटा वजीरुद्दौला। क्या नाम था? वजीरुद्दौला। और यहां पर विद्रोही थे
जिनका नाम था मीर आलम का। कौन थे? तो नवाब के मामा थे। नवाब के क्या लगते थे? मामा लगते थे। कौन? मीर आलम खां। फिर मैं बात करूंगा विद्रोह कितनी तारीख को हुआ था? 10 या 14 जून 1857 को। विद्रोह 2 टाइम हुआ था, तो 2 तारीखें हैं। एक मीर आलम खान ने किया था, एक ताराचंद पटेल वाला भी लिखवाऊंगा, तो 2 तारीखें, कोई दिक्कत नहीं। और जहां भी 2 तारीखें होती है बेटा, वहां एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा। अब आप कहोगे सर तारीख तो मैंने आपको ये बता दी 10 जून या 14 जून, एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा, चिंता नहीं करनी। नहीं बेटा वो गलत है। तोपों की सलामी राम सिंह सेकंड की 15 से 11 और करौली वाले की 13 से 17, यही सही है, चिंता नहीं करनी है। भरत सर ने बताया है, गलत नहीं बताएंगे, बिल्कुल ठीक है ना। ऑथेंटिक सवाल देख लेना, चाहे ऑथेंटिक किताबें देख लेना, सब में यही लिखा होता है। आप तो पीवाईक्यू जब सोल्व करोगे तो वही डाटा मिलेगा जो मैंने लिखा है तोपों की सलामी के मामले में ना। हाँ ठीक है, कई किताबें लिखती है गड़बड़, लेकिन आप तो आरपीएससी वाले या अधीनस्थ बोर्ड के सवालों से मिलाना, तो आपको आंसर वही मिल जाएगा जो मैंने लिखा है। फिर आगे बात करूं तो हुआ क्या था कि नीमच छावनी के सैनिक जब निम्बाहेड़ा पहुंचे थे, टोंक में जगह, वहां पर उनका जन स्वागत हुआ था। अब वो वहां से निकले ही थे कि एक अंग्रेज अधिकारी था जैक्सन, जो उनका पीछा कर रहा था। और यहां का एक आदमी ताराचंद पटेल उस जैक्सन को रोकने की कोशिश करता है कि यार हमारे नीमच के सैनिकों को पकड़ लेगा, और उसमें वो ताराचंद पटेल शहीद हो गया था। तो ध्यान रखना, अंग्रेज अधिकारी जैक्सन की सेना को ताराचंद पटेल ने रोकने का प्रयास किया और शहीद हो गए। और शहीद हो गए थे। आगे बात समझ में, इतनी बात थी। एक राइटर हुआ मोहम्मद मुजीब, वो एक नाटक लिखता आजमाइश, और उस नाटक में कहता कि टोंक के जन विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ध्यान रखना बेटा, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भाग लिया। फिर धौलपुर का जन विद्रोह, धौलपुर में क्या हुआ था, तो देवा गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर जाति ने विद्रोह किया। देवा गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर समुदाय ने विद्रोह किया। लेकिन यहां पर मामला धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन पास ही में जगह पड़ती थी ग्वालियर और इंदौर, वहां के 2 विद्रोही राव रामचंद्र और हीरालाल यहां आ गए थे। उन्होंने यहां पर संगठित विद्रोह चलाया था। तो ध्यान रखना बेटा, ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही राव रामचंद्र वे हीरालाल ने संगठित विद्रोह चलाया।
विद्रोह थोड़ा ढंका हो गया यहां पर। तारीख नहीं लिखेंगे बेटा, 2 वाली तारीखें कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जहां पर विद्रोह 2 बार हुआ ना, वो तारीखें कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने पटियाला के राजा से मदद मंगवाकर विद्रोह का दमन किया था। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने पटियाला के राजा से मदद मंगवाकर विद्रोह का दमन किया। अब देखो, अपनी किताबें तो नहीं लिखती है कि इस समय पटियाला के राजा कौन थे, आपको भी नोट्सों में नहीं लिखना है। मैं नॉलेज के लिए बता दूं, आपके मन में अभी कोई न कोई बच्चा खुरापाती पूछ लेगा, तो इस समय पटियाला के राजा थे बेटा जिनका नाम था नरेंद्र सिंह। क्या नाम था? नरेंद्र सिंह। लेकिन अपने नोट्सों में, अपने सिलेबस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता, ना कभी एग्जामिनर तुमसे पूछेगा, तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया है मैंने। अब हम बात करेंगे जयपुर का जन विद्रोह। जयपुर में राजा कौन? राम सिंह सेकेंड। पॉलिटिकल एजेंट कौन? तो मेजर कर्नल ईडन। क्या नाम था? कर्नल ईडन। विद्रोही कौन? तो सादुल्ला खां, उस्मान खां, और विलायत खां। जयपुर में विद्रोह हुआ ही नहीं था। कारण कि पॉलिटिकल एजेंट ने राम सिंह सेकंड को कहा कि साहब इनको गिरफ्तार कर लो, राजा ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ध्यान रखना बेटा, दोनों का ही नाम राम सिंह सेकंड है, कोटावाड़े का, इसका, लेकिन दोनों आदमी अलग अलग है। मैंने आपको मिडाइवल में बताया था ना, मदरसा हुनरी की स्थापना की थी, अल्बर्ट हॉल की नींव रखवाई थी, ये वही है। तो ध्यान रखना, पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर राजा ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में क्रांति नहीं हुई। जयपुर में क्रांति नहीं हुई। अंग्रेज बड़े राजी हुए, राम सिंह बढ़िया काम किया यार। तो अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि कोटपुतली का क्या दिया था? परगना दिया था। फिर आगे बात करूं तो मैं आपसे कहूं, इसलिए जयपुर में कोई क्रांति हुई नहीं थी। फिर अगला विद्रोह भरतपुर का। भरतपुर का विद्रोह, राजा कौन? जसवंत सिंह। पॉलिटिकल एजेंट मॉरिशन। विद्रोह तो हुआ था 31 मई 1857 को। क्रांति की तय तिथि के दिन ही यहां पर विद्रोह हुआ था। यहां पर गुर्जर व मेव जाति ने विद्रोह किया था। गुर्जर व मेव समुदाय का विद्रोह।
गुर्जर व मेव समुदाय का विद्रोह हुआ। फिर हम बात करें तो भरतपुर में जो राजा थे उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट को अपनी रियासत से बाहर भेज दिया था, आगरा भेज दिया था। कहां भेज दिया? आगरा भेज दिया। बोल टाटा बाय बाय, कहां चल जाओ? आगरा चल जाओ। तो ध्यान रखना, अपनी रियासत से क्या भेज दिया था? बाहर भेज दिया था। यहाँ पर मामला बाद में सेटल भी हो गया था। फिर हम बात करें अलवर का जन विद्रोह। कहां का? अलवर का विद्रोह। कोई बड़ी बात नहीं है अलवर की, तो छोटी सी बात है। अलवर में विद्रोह तो हुआ था 11 जुलाई 1857 को। अलवर के राजा थे बेटा विनय सिंह। बस मैच शुरू हो गया तो छोड़ने वाला हूं, चिंता मत करो तुम, जल्दी छोड़ दूंगा बस। और राजा के दीवान थे फैजुल्ला खान। क्या नाम था? फैजुल्ला खान। मेरा भी जीव अब तो मैच में ही है। गलती से कल तुम्हें 1.5 घंटे कमिटमेंट कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई। विनय सिंह अंग्रेजों के समर्थक, और फैजुल्ला खान विद्रोहियों के समर्थक। ये क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। राजा और दीवान दोनों अलग अलग विचारधारा के थे यहां पर, तो ये देख लेना। फिर लास्ट बीकानेर का विद्रोह। बीकानेर का विद्रोह। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अपनी रियासत से बाहर जाकर क्रांति का दमन किया था, ये ध्यान रखना। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह का दमन किया। हरियाणा में एक जगह पड़ती है बाड़लू, कहां पर? हरियाणा। वहां तक चले गए थे अंग्रेज राज्यों पर। लोगों से अपने विद्रोह कंट्रोल नहीं हो रहे, आप तो बाहर भी चले गए, बढ़िया काम किया यार। तो अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव दिए। अंग्रेजों ने इन्हें टिब्बी परगने के 41 गांव दिए, और अपने सब विद्रोह हो गए कंप्लीट। कुछ कैरेक्टर बचे हैं, डूंगजी जमार जी और अमरचंद बांठिया, तात्या टोपे, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आराम से, मुझे भी मैच देखना है, तुम भी मैच देखिए। कल मिलते हैं वापस, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।